हाँ, मैथ्स एंड रिलेटिविटी। अब आवाज आ रही है? हाँ, लगवा दें अपने साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करते जाएं। अच्छा, अब ये देखिए मैथ्स एंड रिलेटिविटी, इसकी बेसिकली हम दो डेफिनेशंस ले सकते हैं। किस तरह? मैथ्स को हम कह सकते हैं इनवेरिएंट मैथ्स और वेरिएबल मैथ्स। इनवेरिएंट मैथ्स बेसिकली वो मैथ्स है जो कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए मैथ्स की वैल्यूज सेम होती हैं, वो मैथ्स क्या होगा? इनवेरिएंट होगा, इनवेरिएंट मैथ्स। और दूसरा है वो वेरिएबल मैथ्स। वेरिएबल मैथ्स बेसिकली वो होगा जो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए मैथ्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। और बेसिकली ये कहाँ पे होगा? रिलेटिविटी में होगा। रिलेटिविटी में वहाँ पे हमारा मैथ्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ्स जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो वेरिएबल मैथ्स होगा। बेसिकली जो आज का हम टॉपिक ये स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली आज का हमारा ये टॉपिक है वो है मैथ्स फॉर वेलोसिटी एंड फॉर मोमेंटम। क्योंकि बेसिकली हम किसी भी मैथ्स है, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल फिनोमेना, आप उसकी जो जब उसे डिफाइन करने लगते हैं तो कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये डेफिनेशन करेक्ट है, क्योंकि जो डेफिनेशन है किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वो बेसिकली डिपेंड करेगी ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर की जो रिलेटिव उसकी पोजीशन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट उस पर करेगी। फॉर एग्जांपल हम नहीं कह सकते कि ये मैथ्स या मोमेंटम की जो कोई भी डेफिनेशन आप जो कर रहे हैं वो क्या है, वो करेक्ट डेफिनेशन है। खुसूसन जब हम क्लासिकल से रिलेटिविटी में मूव कर रहे थे, रिलेटिविस्टिक मैथ्स में मूव कर रहे होते हैं, तो देखें रिलेटिविटी में मैथ्स क्या होगा, हम उसकी बेसिकली दो इसकी डेफिनेशंस कर सकते हैं, इनवेरिएंट मैथ्स या फिर वेरिएबल मैथ्स। इनवेरिएंट मैथ्स वो होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैथ्स की मेजरमेंट्स वो तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए जब सेम होगी तो फिर वो मैथ्स क्या होगा? इनवेरिएंट होगा। टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये स्लाइड नंबर 6 से।
स्लाइड नंबर 6 से जो है ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब दूसरा जो है, दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं वो है वेरिएबल मैस। वेरिएबल मैस कब होगा? वेरिएबल मैस बेसिकली हम ये सीख भी चुके हैं पहले। ये रिलेटिविटी का जो एक पॉपुलर फिनोमेना है कि मैस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। यानी जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर उसकी स्पीड जो है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, देन उसका मैस होगा वो वेरिएबल होगा। लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो वेरी वेरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो फिर उसका जो मैस की मेजरमेंट वो क्या होगा? वो मैस उसका इनवेरिएंट होगा। और उस मैस को हम ये भी कह सकते हैं, रेस्ट मैस भी कह सकते हैं। रेस्ट मैस यानी जो नॉन रिलेटिविस्टिक डेफिनेशन है वो क्या होगा कि मैस इनवेरिएंट होगा और रेस्ट मैस होगा। और जो अब मजीद से जनरलाइज कर सकते हैं डेफिनेशन को, मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वॉट एवर इट्स स्पीड इज डिफाइंड टू बी इट्स रेस्ट मैस एंड दैट इज नोन एज इनवेरिएंट मैस। यानी रेस्ट मैस को हम इनवेरिएंट मैस कह सकते हैं। और रेस्ट मैस कब होगा? जब उसकी स्पीड क्या होगी? दैट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए, इफ ऑब्जर्वर्स इन इनर्शियल फ्रेम मैस seeing an object which is moving with speed of light, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर हाफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में, तो ऑब्जर्वर जो है उसकी मैस की मेजरमेंट कैसे करेगा? देखिए ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी मेजरमेंट्स करने की, मैस की मेजरमेंट्स दो सूरतों में हो सकती हैं। या तो पहले ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे करेगा तो उसकी मैस को मेजर करेगा, या फिर क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ ही मूव करेगा, यानी ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जर्वर की स्पीड सेम होगी, तो तब वो किसी भी टेक्निक को यूज करते हुए उस ऑब्जेक्ट का मैस मेजर कर सकता है। यानी मैस मेजर करने के लिए जरूरी है कि जो आपका सिस्टम है वो पहले क्या हो, उसे हम रेस्ट पे लें। यानी इसका जो नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में उसके मैस की मेजरमेंट्स हम करेंगे, तो उसका जो मैस है वो मैस क्या होगा? वो इनवेरिएंट मैस कहलाएगा। वो मैस उस वक्त उसका इनवेरिएंट मैस होगा। However, it is the only definition we shall be using. We shall generally call इसे हम सिर्फ मैस भी कह सकते हैं। इनवेरिएंट मैस को हम जनरली मैस कहते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल मैस है उसका हमारे साथ हमारा बहुत कम उसके साथ वास्ता पड़ता है। और since this mass defined this way has the same value in our frame of references, जो रेस्ट मैस है या इनवेरिएंट मैस है वो तमाम फ्रेम्स में जो मैस है वो क्या होगा? सेम होगा, उसकी मेजरमेंट सेम होगी। तो तमाम फ्रेम्स में फिर मैस की डेफिनेशन भी सेम होगी कि रेस्ट मैस जो है दैट इज इनवेरिएंट मैस। तो इसलिए दिस इज अ लॉरेंट्ज स्केलर, यानी ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे हम लॉरेंट्ज स्केलर भी कह सकते हैं। लॉरेंट्ज सिस्टम में लॉरेंट्ज स्केलर। अब हम आते हैं प्रॉपर टाइम ऑफ अ बॉडी। हम असल में मूव करना चाह रहे हैं रिलेटिविस्टिक मैस, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की तरफ। अब हम उससे पहले देखेंगे कि प्रॉपर टाइम ऑफ अ बॉडी वो क्या है। बस यानी आपका बॉडी जब मूव कर रही है, किसी भी पोजीशन को चेंज कर रही है विद इन सम टाइम टी, तो जो उस ऑब्जेक्ट की उस बॉडी की लोकेशन है उससे आप डिफाइन कर सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स टी एंड सी टी। जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स आप अभी पढ़ के आ चुके हैं लास्ट एक दो लेक्चर्स में। हम उससे ये कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्स टी एंड सी टी। एक्स टी जो आपके क्या है? स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं, और सी टी क्या? टाइम कोऑर्डिनेट है, स्पेस टाइम सिस्टम है। अब जो टाइम गुजरता जा रहा है तो बॉडी क्या है? इस पाथ के ऊपर मूव करती जा रही है, उसका पॉइंट की पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है, एंड दैट पाथ इज नोन एज बॉडीज वर्ल्ड लाइन। बॉडीज वर्ल्ड लाइन, जिस पाथ के ऊपर वो मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जिसकी आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। अब देखें, जब उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, एक्स से इंक्रीज हो रही है, यानी एक्स से एक्स प्लस डी एक्स हो रही है, यानी एक्स से मूव करके नेबरिंग पॉइंट्स एक्स प्लस डी एक्स तक पहुंच रही है वर्ल्ड लाइन पर वो ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड लाइन ऑफ मटेरियल बॉडी इज अ टाइम लाइक वेक्टर। दिस मीन्स दैट देयर इज अ फ्रेम where the separation is pure time like,
यानी टाइम लाइक वेक्टर इसलिए हम कह रहे हैं कि जो दो पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन है वो बेसिकली प्योर टाइम लाइक है। वैसे टाइम लाइक है कि वो जो सेपरेशन है, अगर जो इनिशियल पॉइंट्स थी, इनिशियल उसकी पोजीशन थी वो क्या थी, dx नॉट थी। dx नॉट वो है उसकी पोजीशन, यहाँ पे उसके तीनों स्पेशल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो जीरो हैं। तीनों स्पेशल कोऑर्डिनेट्स जीरो हैं, x1 0, x2 0, x3 0। जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है टाइम कोऑर्डिनेट c dt नॉट दैट एग्जिस्ट। बेसिकली यहाँ dt नॉट dx नॉट, ये नॉट जो है ना, ये बेसिकली रेस्ट के लिए है, यानी उसकी मेन पोजीशन के लिए। यानी सब्सक्रिप्ट जो आपके पास नॉट है, दैट इंडिकेट्स द रेस्ट फ्रेम। सिंस द टू, अब जब वो मूव कर रहा है, रेस्ट पॉइंट्स आगे मूव कर रहा है, तो फिर x नॉट में कुछ एडिशन हो रही है, फॉर एग्जांपल dx नॉट। सिंस द टू पोजीशन इन 3 स्पेस आर इक्वल टू, x नॉट इज इक्वल टू, x नॉट विल बी इक्वल टू x नॉट प्लस dx नॉट। x नॉट is equal to x naught plus dx naught. The time d naught dt naught is the proper time between 2 points of the body's world line. Body's की वर्ल्ड लाइन के दरमियान ये बेसिकली क्या है, जो टाइम d naught है ये सेपरेशन टाइम है, तो यही कहता है प्रॉपर टाइम। अब हम अगर प्रॉपर टाइम हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह करेंगे कि हम सेपरेशन इस तरह ले लेते हैं, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स dx is equal to v dt c dt। अब यहाँ पे देखिएगा कि dx is equal to v dt, बेसिकली ये v dt है, ये v dt हमारे पास क्या है, उसकी x की वैल्यू है, dx की वैल्यू, तो that is equal to v dt and c dt। और दूसरी बात यह है कि सेपरेशन तमाम में सेम होती है, तमाम फ्रेम्स में सेम होती है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो सेपरेशन होगी dx नॉट विल बी इक्वल टू dx स्क्वायर। तो ये अब dx नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट करिएगा, dx नॉट विल बी इक्वल टू c स्क्वायर d स्क्वायर dt स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ से आएगी। ये राइट सेंटर में जो आपके पास सेपरेशन है dx नॉट इज इक्वल टू 0 0, जो रेस्ट फ्रेम में है c dt नॉट, यहाँ से आपके पास dx नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, c स्क्वायर d नॉट t स्क्वायर। और राइट साइड पर जो dx स्क्वायर है, dx स्क्वायर की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन से आ जाएगी v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर dt स्क्वायर। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे dt नॉट की वैल्यू आ जाएगी, जो आपका हमारा ये प्रॉपर टाइम है dt नॉट, इस प्रॉपर टाइम की वैल्यू dt नॉट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर उसकी c स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है 1 ओवर गामा के। तो ये देखिए आपके पास कई रिलेशन है, इस रिलेशन से फैमिलियर है, टाइम डायलेशन वाली आप स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने किया था टाइम डायलेशन, ये वो रिलेशन है where gamma is the familiar factor which has the value 1 over square root of 1 minus v square over c square। ये बिल्कुल वही रिलेशन जो आप टाइम डायलेशन में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि द फोर वेलोसिटी, हम देखें, हमने अभी देखा है कि 3 डायमेंशनल वेलोसिटी, ये जो वहाँ पे आपने देखा था स्टार्ट में रिलेटिविस्टिक रिलेशन, वहाँ पे आपने वेलोसिटी एडिशन फार्मूला देखा था, तो वहाँ पे आपने ये रिलेशन यूज किया था, वेलोसिटी से आपस में एडिशन जो है v वाज इक्वल टू v डैश प्लस v के, वहाँ आपको याद होगा वेलोसिटी एडिशन फार्मूला के लिए आपने रिलेशन 15.26 और 15.27 वहाँ पे हमने किया था। और दूसरी बात वेलोसिटी से रिलेशन का था, वेलोसिटी ऑफ बेसिक डेफिनेशन v इज इक्वल टू dx बाई dt। ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, यानी ये रेशियो है या कोशेंट है किस चीज का, ये वेक्टर 3, ये आपके पास dx है, dx बेसिकली क्या है, स्पेशल वेक्टर है, 3 वेक्टर है फॉर स्पेस, फॉर स्पेशल लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, बाई dt क्या फोर्थ कंपोनेंट है आपका, ये फोर्थ कंपोनेंट है हमारा स्पेस टाइम में, स्पेस सिस्टम में हमारे पास dt है, ये फोर्थ कंपोनेंट है। तो हम कह सकते हैं कि या 3 वेलोसिटी v इक्वल टू dx by dt is the quotient of the 3 vector dx and the fourth component dt of 4 vector। तो ये चीज होगी। अब हम ये देखते हैं u is equal to dx by dt नॉट, ux is equal to dx by dt नॉट, ये बेसिकली हम ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ dx by dt, dx by dt के बजाय हम dx by dt नॉट ले रहे हैं, तो हमारे पास ये जो आ जाएगा dx by dt नॉट, ये बेसिकली आपके पास जो लास्ट रिलेशन आया था उससे आप ये dx नॉट इज इक्वल टू dx c dt, वहां से आप इसके लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, dx by dt naught। So u is equal to dx by dt naught, that will be equal to 3 vector dx by dt naught
कॉमा सी डी टी बाई डी टी नॉट। ये हम यहाँ पर रिलेशन कर चुके हैं, डी एक्स नॉट इज इक्वल टू सो ऑन u इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी नॉट। ये आपके पास 3 वेक्टर और अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो 4 velocity is the quotient of 4 velocity vector at 4 scalar. It is clearly a 4 vector. अब इसको इक्वेशन में देखें आपके पास ये 4 velocity u है, यहाँ पे देखें डी एक्स बाई डी टी नॉट। अब इसे आप राइट साइड पे अगर आपसे ये डी एक्स बाई डी टी नॉट राइट साइड पे और सी डी टी बाई डी टी नॉट, इसका ये लास्ट रिलेटिविस्टिक डायरेक्शन ये वैल्यूज पुट कर दें डी टी नॉट इज इक्वल टू डी टी बाई गामा, तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा u will be equal to your 4 velocity u है that will be equal to gamma dx by dt into c dt by dt। यानी हमने सिर्फ dt नॉट की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे सिर्फ dt नॉट की वैल्यू पुट किया, हमारे पास ये रिलेशन है जहाँ पे dx by dt आपके पास 3 वेलोसिटी है। ये देखिएगा यहाँ पे कि v is equal to dx by dt, दिस इज द 3 वेलोसिटी, तो dx by dt की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे v, तो आपके पास u 4 velocity that will be equal to gamma v into c, v and c, gamma into v and c। अब यहाँ पे देखना है जो सब सेम है कि इस रिजल्ट में जो आपके पास राइट साइड पे v आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पहले क्या होता था, हमारे पास यहाँ पे पहले जो हमारे पास यहाँ पे स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होते थे, तो यहाँ पे आप स्पेशल कोऑर्डिनेट्स 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स पर हमारे पास क्या आ गई 3 वेलोसिटी v आ गई, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और पिछले रिलेशंस में। तो हमारे पास 4 वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 वेलोसिटी v और ये 4th कंपोनेंट है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग मच स्लोअर देन c, उसकी वेलोसिटी का कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है, उसकी स्पीड कम है, तो हम कह सकते हैं गामा इज इक्वल टू, फॉर दैट सिचुएशन गामा विल बी इक्वल टू 1। जब वो गामा इज इक्वल टू 1 होगा देन हमारे पास जो ये 4 वेलोसिटी है, इसका जो ये पहला पार्ट है स्पेशल पार्ट ऑफ 4 वेलोसिटी, ये बिल्कुल हमारे पास क्या आएगी 3 वेलोसिटी ही कहलाएगी। अब इसके साथ गामा नहीं है तो ये सिंपली क्या कराएगी 3 वेलोसिटी भी। जब क्या है ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या होता है। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कौन सी प्रॉपर्टी है। अब हम इन डेफिनेशन से जो भी हमने किए हैं 4 वेलोसिटी के लिए और मैस रिलेटिविटी के लिए, उनको हम यूज़ करती है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। यानी मोमेंट डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम जो हमारे पास ऑर्डिनरी इसकी जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो क्या आती है, दैट इज p इज इक्वल टू mv। यानी नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम्स के लिए हमारे पास ये मोमेंटम की डेफिनेशन है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mv। जब जो है स्पीड जो है इज वेरी वेरी स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये तो था हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम्स के लिए। जब हम रिलेटिविस्टिक सिस्टम जब ले लेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ये डेफिनेशन इस तरह नहीं रहेगी कि p इज इक्वल टू सिंपली mv। तो हम सिंपली उसको ये कह सकते हैं कि जस्ट p इज इक्वल टू समेशन p, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो बेसिकली क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। हम सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन को लेंगे बजाय बेसिक डेफिनेशन को लेने के। यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज श्योरली स्ट्रांग कैंडिडेट and we shall look for definition of momentum with the property that total momentum is always conserved in isolated system। हमने इस प्रॉपर्टी को लेके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्रॉपर्टी को लेके हम क्लासिकल रिलेटिविस्टिक सिस्टम में इसे डिस्कस करेंगे मोमेंटम को। अब इसमें ये करते हैं कि अगर हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में ले लेते हैं कि ये टोटल क्लासिकल मोमेंटम जो सिग्मा mv है इज कंजर्व्ड इन वन फ्रेम s है, बट इन अ सेकंड फ्रेम s डैश उसमें हमने देखना है कि उसकी क्या है वो कंजर्व रहता है या नहीं रहता। इसके लिए ये नेक्स्ट
स्लाइड पे फिगर 15.11 जिसमें बेसिकली दो इक्वल मैसेज की इलास्टिक कोलिजन हो रही है। इक्वल मैसेज पार्टिकल इक्वल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मैस, दो पार्टिकल्स ए एंड बी, उनकी इलास्टिक कोलिजन हो रही है। तो फ्रेम एस में उनकी कोलिजन का ऑब्जर्व करेंगे क्या होगी और उनका टोटल मोमेंटम क्या होगा। इसी तरह फिर फ्रेम एस डैश में, एस प्राइम में, ये फिगर है आपके पास, ये फिगर की सूरत हाल देखें। आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल जो है पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों ये मूव कर रहे हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन है, और कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी डायरेक्शन हो जाएगी और इनका मोमेंटम जो है बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, वो जीरो होगा। यानी फ्रेम एस में ये चेंज इन मोमेंटम या समेशन इन मोमेंटम है जीरो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बेसिकली ये है कि उनका क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है कोलिजन के बाद, तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकली मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन फ्रेम एस। अब हम देखते हैं फ्रेम एस डैश में। फ्रेम एस प्राइम जो है वो क्योंकि मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिलेटिव टू फ्रेम एस के, फ्रेम प्राइम एस प्राइम जो है वो विद स्पीड मूव कर रहा है। अब अगर देखते हैं कि पार्टिकल जो है जो आप टकरा रहे हैं, पार्टिकल इस फ्रेम की जो स्पीड है वो पार्टिकल ए के कंपोनेंट v1 की इक्वल है। ये याद रखें कि ये आपका फ्रेम एस प्राइम जो राइट साइड पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है या अलॉन्ग x1 मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो है ये पार्टिकल ए की स्पीड के एक्स कंपोनेंट की इक्वल है। इक्वल होने की वजह से क्या होगा कि जब हम एस प्राइम में मेजरमेंट्स करेंगे, एस प्राइम में जो मेजरमेंट्स हैं उनके लिए हमें रिजल्ट इस तरह मिलेंगे कि जब पार्टिकल ए जो है पार्टिकल बी से कोलाइड करेगा और कोलिजन के बाद जब पार्टिकल ए वापस रिटर्न होगा तो पहली डायरेक्शन के अपोजिट ही रिटर्न करेगा, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। उसकी कोलिजन के बाद जो उसकी मूवमेंट है, उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कोलिजन से पहले की वेलोसिटी के अपोजिट होगी। तो अब सूरत ये होगी कि अब मोमेंटम टोटल मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शंस जो है वो डिफरेंट हो गई हैं। यहाँ पे ये देखें कि अब जब क्योंकि दोनों की स्पीड इक्वल है तो अब जब पार्टिकल ए इसकी तरफ मूव करेगा तो पार्टिकल बी बिल्कुल अपोजिट उसी डायरेक्शन में रिटर्न होगा। अब आफ्टर कोलिजन पार्टिकल ए की ये डायरेक्शन और पार्टिकल बी की ये डायरेक्शन है। जब ये डायरेक्शन सेम नहीं है तो आफ्टर कोलिजन ये मोमेंटम भी सेम नहीं होगा बिफोर कोलिजन की। इस तरह मोमेंटम ये वो कंजर्व नहीं रहेगा। तो हम ऐसे ये इस सिचुएशन को इस तरह लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एम यू, यानी P इज इक्वल टू एम वी की बजाय हम इसके लिए यूज कर लेते हैं P इज इक्वल टू एम यू, यानी यू की हमारे पास 4 वेलोसिटी है तो यू की वैल्यू पुट करना है जो हम लास्ट स्लाइड में कर चुके हैं, उसमें प्रूव किया गामा एम वी एंड गामा एम सी। ये लास्ट रिलेशन था 15.67। तो हमारे पास यहाँ से जो आएगा जो टोटल मोमेंटम है इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू गामा एम वी, इसको अगर हम ले लें P और गामा एम सी को हम ले लें P4, यानी गामा एम वी बेसिकली क्या है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं P1 P2 P3 और फोर्थ कंपोनेंट्स क्या है P4। तो हमारे पास P जो है ये बेसिकली 3 मोमेंटम है P, और फोर्थ जो है ये 3 मोमेंटम P जो है ये बेसिकली स्पेयर पार्ट्स है और 4 वेक्टर ये P4। हमारे पास P इज इक्वल टू टोटल क्या है, P इज इक्वल टू एम यू। अगर हम कंपेयर करें P इज इक्वल टू एम यू दैट इज इक्वल टू गामा एम वी, डेफिनेशन ऑफ दिस इज डेफिनेशन ऑफ 3 मोमेंटम। लेकिन अगर आप हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बहुत ही कम है, कंपेरेबल नहीं है स्पीड ऑफ लाइट के, देन गामा विल बी इक्वल टू 1। गामा जब 1 होगा तो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल टू एम यू इज इक्वल टू एम वी के। ये फिर बेसिक डेफिनेशन हो गई क्योंकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी स्टडी कर चुके हैं वहाँ पे। अब हमने ये देखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन की क्या सिचुएशन होगी। मोमेंटम कंजर्वेशन यानी बिफोर और आफ्टर क्लियर जो है मोमेंटम जो है वो इक्वल है या नहीं है, यानी 4 मोमेंट डायमेंशनल मोमेंटम वेक्टर it seems clear the conservation of momentum
if it is true to all, then it should have the values in before collision और after collision जो total मोमेंटम है आपस में इक्वल रहने चाहिए, यानी 4 मोमेंटम। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए है। और बेसिकली ये क्या 4 इक्वेशंस हैं, जिसमें जो 3 इक्वेशंस होंगी वो पहली क्या होंगी, पहली 3 इक्वेशंस वो स्पेशल से रिलेटेड है, जो फोर्थ है वो बेसिकली हमारे टाइम कंपोनेंट से रिलेटेड है, फोर्थ कंपोनेंट T4। The first 3 would be the law of conservation of newly defined fourth momentum, 3 momentum, ये पहले 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, और fourth would be the conservation of something else, namely हम उसे कह सकते हैं सिग्मा T4। जो फोर्थ कंपोनेंट है, फोर्थ मोमेंटम, ये बेसिकली हम इसे ये कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली एक्चुअली दिस इज एनर्जी E/c, so that equation 71 is a compact combination of the old laws of momentum and the energy conservation, दोनों पे ये सम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल मैस क्या होता है। वेरिएबल मैस जब हमने स्टार्ट में किया था, वेरिएबल मैस बेसिकली रिलेटिविस्टिक 3 मोमेंटम की रिलेशन से आप वहाँ से देख सकते हैं, उसमें देखें रिलेशन में, यहाँ पे आपके पास P इज इक्वल टू mg gamma mv, अगर इन्हें आप कंपेरेबल करें तो ये gamma m है, ये बेसिकली gamma m क्या हमारा वेरिएबल मैस है, क्योंकि उसमें वो रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी है वेरिएबल मैस, तो वहाँ पे gamma लाजमी इंक्लूड होगी। जब gamma की कुछ ना कुछ वैल्यू है तो फिर मैस क्या होगा, वेरिएबल मैस होगा। अगर gamma की वैल्यू जो है वो दैट इज अप्रोचिंग टू 1, देन जो है हमारा मैस जो वेरिएबल मैस नहीं होगा बल्कि रेस्ट मैस होगा। तो फिर हमारी ये डेफिनेशन ये बन जाएगी, ये P इज इक्वल टू mg gamma mv, इसे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू gamma m को यहाँ लिख सकते हैं वेरिएबल मैस m वेरिएबल इनटू वेलोसिटी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा P इज इक्वल टू m वेरिएबल इनटू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की हेल्प की मदद से हम वेरिएबल मैस तक पहुंचे हैं। लेकिन वेरिएबल मैस क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी उसमें ज़्यादा नहीं आम डेली लाइफ में, यानी मेजॉरिटी जो है वो वेरिएबल मैस जो है वो यूज़ नहीं करते, बल्कि हम रेस्ट मैस ही यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल मैस से पूरी सिस्टम पे अप्लाई होगा जो कि रिलेटिविस्टिक सिस्टम हो गया।